आज के डेट में देखिए स्थिति ऐसी बदली हुई है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा करप्शन का चार्ज लगा हुआ, पोल्यूशन लोग झेल रहे हैं, सफाई, सड़क और यहाँ तक कि अब लोग पावर कट की भी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में भी पावर कट बढ़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में जब वोटर नाराज बैठा हुआ हो और आप इतना बड़ा टैक्स का जो बेनिफिट दे रहे हैं तो वोटर चेंज होकर ना, ऐसा नहीं हो सकता है। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूँ, एक साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना होगा। तो लोगों का ये बार बार इस चीज का, भाई ये शीश महल किस बात का, इन्होंने शराब घोटाले में जो एक पे एक फ्री है, फ्री बस सेवा को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके बावजूद इन महिलाओं के अंदर कहीं न कहीं करप्शन को लेकर काफी हद तक अपने सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराजगी देखने को मिल रही है। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। अभी दीपक जी कुछ घंटे हुए हैं बजट पे और हमारे यहाँ ट्रैकिंग भी चलना शुरू हुआ है और हम दिल्ली के लोगों को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बजट से वो कितना खुश है या कितना प्रभावित है। और आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि ये वो कॉल थे जो आम आदमी पार्टी को तरफ वोटर थे, उसमें से 80% लोगों का झुकाव आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ हुआ है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. दीपक जी, जब तक आप अपनी बातें रख रहे थे तो मेरी टीम ने एक सीट पकड़ाया है जो अभी मेरे हाथ में आया है। इसमें क्या था कि जो मेल वोटर थे जो हमारे पिछले ट्रेकर में आते थे, वो आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 5% का डिफरेंस था। आज दोपहर के पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब तक मेरा टेकर नहीं रहा, वो सिर्फ 0.5% का डिफरेंस था। यानी यूथ जो ये है जो 30 साल के नीचे के जो वोटर हैं और जिसमें नए वोटर भी जुड़े हुए हैं, ऐसे स्थिति में 40% दोनों के तरफ वोटर आते हुए दिख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिन्हें महारत हासिल है एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल और ट्रैक करने में चुनाव। मेट्राइज से जुड़े हुए मनोज सिंह हमारे साथ है। मेरे साथ कई चैनल्स पर इन्होंने कई सारे ऐसे प्रिडिक्शन किए हैं जो बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं। दिल्ली के अंदर उन्होंने कोई अभी तक ओपिनियन पोल तो नहीं किया, लेकिन उनकी पूरी की पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और लोगों का फीडबैक ले रही है। अब ऐसे में एक पोलस्टर के तौर पर, एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर मनोज सिंह दिल्ली चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनसे बात कर। मनोज जी, आपका स्वागत है। मैं उनसे बात करना शुरू करूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस बात की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी, किस बात की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी कि क्या बजट के अंदर मोदी सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में कोई बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसा हो चुका है। आपको पता है पूरे देश के अंदर देश की 31% आबादी इस वक्त मिडिल क्लास है, यानी 145-140 करोड़ लोगों में से 31% मिडिल क्लास हैं। और इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात की जाए तो 45% आबादी मिडिल क्लास की है। ये वही फ्लोटिंग या झूला वोटर या स्विंग वोटर है जो लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को वोट दे देता है, लेकिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को पसंद कर लेता है। क्या इन घोषणाओं के बाद उसकी मनस्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? क्या दिल्ली में जो सेंट्रल इशू बन गए हैं इस चुनाव का, वो है अरविंद केजरीवाल रहेंगे या जाएंगे, अरविंद केजरीवाल हारेंगे या जीतेंगे, इसी के ऊपर पूरा का पूरा चुनाव टिका हुआ है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल से शुरुआत करता हूं। आपने देखा मिडिल क्लास के लिए 12 लाख से ऊपर तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं। क्या आपको लगता है 5 तारीख को जो पोलिंग होने वाली है उस पर इस घोषणा का असर पड़ेगा? हालांकि ये घोषणा पूरे देश के लिए है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, लेकिन मिडिल क्लास की 45% आबादी दिल्ली में है और वो सबसे बड़ा फ्लोटिंग वोटर है। दीपक जी, इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आज बजट में जिस तरीके से वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को जो बहुत बड़ी राहत दी है, और मैं तो कहूंगा कि आपके भी कैरियर से और मैं अपने के भी कैरियर में कर रहा हूँ कि हम लोग उम्मीद करते थे और हर बार यही कि भाई
इनकम टैक्स में 1,80,000 2 लाख तक की छूट मिले। इतने बड़े छूट का तो कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। और बिल्कुल जो जिस तरीके से बिल्कुल ये सही कह छूट रहे हैं आप। दिया गया है, ये दिल्ली ही नहीं पूरे देश में एक तरह से जो वो मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद धीरे धीरे अपने को राहत नहीं महसूस कर रहा था और वो दुनिया बना रहा था, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये बजट काफी हद तक उन वर्ग को अपने पास लाने में भारतीय जनता पार्टी कहिए कि सफल होगी। अभी दीपक जी कुछ घंटे हुए हैं बजट पे और हमारे यहाँ ट्रैकिंग भी चलना शुरू हुआ है और हम दिल्ली के लोगों को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बजट से वो कितना खुश है या कितना प्रभावित है। तो दीपक जी अभी बहुत सारे तो नहीं कॉल गए हुए हैं, करीब करीब 100 कुछ कॉल अभी हम लोगों ने कर लिया। और आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि ये वो कॉल थे जो आम आदमी पार्टी को तरफ वोटर थे, उसमें से 80% लोगों का झुकाव आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ हुआ है। यानी कि उनकी जो नाराजगी थी, जो उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। और उसके बाद ये वोटर जो थे मिडिल क्लास, जो उसको 45% कहा जाता है, दिल्ली में ये वोटर है जो कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में पिछले 10 सालों तक बना के रखे थे, इस बार ये मुश्किल खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। यदि ये भारतीय जनता पार्टी के पास जिस दिन पोल है उस दिन तक ये टिके रह गए तो मैं जरूर ये महसूस करूंगा या देखूंगा कि ये वोटर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट कर कर आम आदमी पार्टी को मुश्किल में डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आम दिल्ली के चुनाव की जब तक हम बातें कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, उसमें सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी के पास जो जुड़े हुए लोग हैं उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हुई हैं। यदि मैं पूछिए तो मैं अपने ट्रैकिंग की बात करूं तो ट्रैकर में हमारे 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई नजर आती थी। वो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उनको जो फ्री बस सेवा दिया गया था उसका लाभ था। दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि जिसे 200, 250, 300 यूनिट फ्री पे आम आदमी पार्टी के साथ यदि वो वोटर जुड़ा हुआ है तो आज मिडिल क्लास के पास इतना बड़ा जो तोहफा के रूप में वित्त मंत्री ने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं प्रभावित करेंगे। मैं अब आता हूं। आपने कहा कि आपने जो कॉल्स किए उसमें 80% लोग मिडिल क्लास के बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वोट देंगे या नहीं देंगे ये मैं ना आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूं, ये हमारा कहने का काम ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं 2024 के चुनाव से पहले मिडिल क्लास की नाराजगी क्या बीजेपी ने झेली है और क्या बीजेपी इस बात को समझ पाई और उसने कोर्स करेक्शन किया है कि जो उनका कोर वोटर था बीजेपी उनको नाराज करके नहीं रह सकती। और एक शब्द भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि टैक्स टेररिज्म, कि आप मिडिल क्लास से लो, उनसे टैक्स लो, बाकियों के अंदर बांट दो। क्या बीजेपी का एक कोर्स करेक्शन है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि जो माहौल होता है उसके अगेंस्ट में वो काफी काम करते हैं। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि कोविड के समय उन्होंने बहुत सारे ऐसी योजनाओं को लेकर आए, फ्री स्कीम लेकर आया, फ्री में उन्होंने इंजेक्शन दिलाया, देश के ऊपर एक बहुत बड़ा बजट खर्च किया गया आम आदमी जनता के रूप में। लेकिन ये पर डे आदमी के इनकम के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन यदि हम पूरे कैलकुलेशन को देखें तो एक भारत के बजट का एक बड़ा हिस्सा उन आदमियों को कोरोना से बचाने में खर्च किया गया। तो सरकार के पास पिछले 3 साल या 4 साल के दरमियान का कहें कि कोई समय नहीं मिल रहा था जिससे कि आम आदमी को किसी प्रकार का राहत दिया जाए, वो चाहे जीएसटी के रूप में हो, चाहे टीसीएस के रूप टैक्स के रूप में हो। तो ऐसे स्थिति में सरकार अपने हाथों को खींचे हुई थी क्योंकि उसको देश की आर्थिक स्थिति को भी संभालना था। तो कारण पब्लिक जो सबसे ज्यादा उम्मीद करके रखी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि माना भी जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाती थी। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनके बाद से कहीं भी मिडिल क्लास को किसी भी बजट में राहत मिलते हुए नहीं दिखा था। और आज के डेट में यदि सच पूछिए तो ये जो 10 सालों का उनका शासन काल है और जो मिडिल क्लास को इन्होंने कुछ टैक्स के रूप में बेनिफिट नहीं दिया था, सारे को मिलाकर एक साथ इतना बड़ा राहत दिया है। और आज देखिएगा कि बहुत सारे उन्होंने घोषणा किया, चाहे बिहार के लोग के वो उसके बारे में भी कहा जाता है कि चुनावी बजट हो सकता है। तो ये दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि दिल्ली और बिहार दोनों पे इनका फोकस था। यदि सही पूछिए तो दिल्ली के लिए फोकस नहीं, पूरे देश के लिए फोकस रहा है कि मिडिल क्लास को राहत पहुंचाया जाए। और कहीं ना कहीं ये राहत भारतीय जनता पार्टी को
अपने वोटरों के बीच जो बिखराव दिखा था उसको समेटने में बहुत बड़ा राहत देगा। ठीक है, बहुत बड़ा राहत देगा। हर एक एक पॉइंट पर आ जाते हैं, दिल्ली पर आ जाते हैं, दिल्ली पर आपके ट्रैकर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं 2020 की अगर बात करूं, 2020 के विधानसभा चुनाव, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53% से ज्यादा वोट मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 38% से थोड़ा 38 और 39% के बीच में वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी 4 से 5% के बीच टिक कर रह गई थी। लेकिन 2024 आप देखिए, परिस्थितियां पलट जाती है। 50+% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इंडिया गठबंधन को मिला के मेरे ख्याल से 22% के आसपास टोटल वोट मिलता है, बाकी अदर्स के खाते में जाता है। अब आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ऊपर की तरफ है, एंटी इनकम्बेंसी का वोट आपका वोट घटा रहा है, और क्या कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है? आपका ट्रैकर क्या कहता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अभी तक दिल्ली इलेक्शन को आप ध्यान में रखेंगे तो ये 36 से 38 या 39% के बीच में इनका हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये अपने वोट परसेंटेज को कहीं ना कहीं बचा के रखा हुआ गिरी से गिरी हालत था। अब में, आम आदमी पार्टी जी जी गिरी से गिरी हालत में, मतलब हाँ, गिरी से हवा गिरी उनके हालत में खिलाफ 36 है, से लेकिन वो 39% वोट के बैंक बीच में को इनका रहा हुआ, कंसोलिडेट करके रख लेते हैं। हमेशा रख लेते हैं। आज के डेट में देखिए स्थिति ऐसी बदली हुई है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा करप्शन का चार्ज लगा हुआ, पोल्यूशन लोग झेल रहे हैं, सफाई, सड़क, और यहां तक कि अब लोग पावर कट की भी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में भी पावर कट बढ़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में जब वोटर नाराज बैठा हुआ हो और आप इतना बड़ा टैक्स का जो बेनिफिट दे रहे हैं तो वोटर चेंज होकर ना, ऐसा नहीं हो सकता है। रही बात की आम आदमी पार्टी के वोटर टूट कर क्या कांग्रेस के पास जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे, आप जब भी बैठेंगे किसी डिस्कशन पे तो आम आदमी के बात से यही आपको लगेगा, और चाहे पत्रकारों का भी यही ओपिनियन होता है कि जब तक कांग्रेस 10% से ऊपर प्लस वोट नहीं लेकर आएगी तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने में मुश्किल आएगी। मेरा अब दूसरा कैलकुलेशन है कि यदि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का और मिडिल क्लास से यदि 6% वोट तोड़कर इस बजट के सहारे या करप्शन के सहारे अपने पास लाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में कुर्सी पाना थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन अभी जो बजट की पहले की बात करें कि ये स्थिति अभी मुझे नहीं दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक जा रही है। आम आदमी पार्टी को मैं अपर हैंड नहीं दे रहा था कि उसकी स्थिति दिल्ली में ठीक थी, लेकिन अब स्थितियां बदली है। और आज के साथ स्थितियां, मैंने बोला कि ट्रैकर अभी बहुत नहीं है दीपक जी, ये 100 और कुछ लोगों का इस पे विचार लिया गया है, लेकिन उन्हीं लोगों का विचार लिया गया है जो पिछले हम 3 महीने से इनके ऊपर हम अपना ट्रैक कर रहे थे कि ये इनके विचार कैसे चेंज करें। उनमें से वो लोग मिल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे, और उसमें से इतनी बड़ी तादाद, यदि 100 की संख्या में भी 80 लोगों को बदलाव देख रहे हैं तो यदि हजारों की संख्या और लाखों की संख्या में या जब ट्रैकर काम करना शुरू करेगा और उनके ओपिनियन लेकर आएगा तो अब चुनाव बहुत लंबा नहीं रहा हुआ है। जब तक इसके गुण दोष पे आप चर्चा करेंगे, बजट पे बहुत ज्यादा आप मैसेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बजट के डेट में आज मीडिया पूरी तरह से इसी पे फोकस करके रखा है कि मिडिल क्लास को कितना साधा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है इतना जल्दी भारतीय जनता पार्टी से नहीं टूटेगा यदि उसका ओपिनियन बदला है तो ये जो फ्लोटिंग वोटर है, जो मतलब मैं बता रहा हूँ 50% से ऊपर इधर और लगभग 38%, तो 12 से 15% का फ्लोटिंग वोटर है जो मिडिल क्लास का है। मनोज जी, मैं अपने अनुभव से बताऊं, मैंने 1993 में मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री बनते देखा। उस वक्त तब मैं जर्नलिज्म के अंदर आ गया था। बड़ी डिसिसिव जीत थी मदन लाल खुराना की। 1998 में बड़ी डिसिसिव जीत थी शीला दीक्षित जी की। 2003 में बड़ी डिसिसिव जीत थी शीला दीक्षित की। 2008 में बड़ी डिसिसिव जीत थी शीला दीक्षित जी की। लेकिन 2013 का चुनाव क्रांति के साथ आया, इसीलिए आपने दिल्ली में पहली बार हंग असेंबली देखी, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अंततः सरकार बनाई जो 2-2.5 महीने चली। उसके बाद एक पूरा मैंडेट 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल को मिला। 2020 में एक पूरा मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि हम मानते हैं कि चुनाव में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, किसी को एज होती है, किसी के पास बेहतर मौके होते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो निर्णायक फैसला देती है।
तो मेरा ये कैलकुलेशन कि जो भी जीतेगा 40+, 45+ सीटें लेकर आएगा। क्या आप इससे एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि जनादेश जिसके भी फेवर में हुआ वो इसी तरीके से होगा? दीपक जी, जब तक आप अपनी बातें रख रहे थे तो मेरी टीम ने एक सीट पकड़ाया है जो अभी मेरे हाथ में आया है। इसमें क्या था कि जो मेल वोटर थे जो हमारे पिछले ट्रेकर में आते थे, वो आम आदमी पार्टी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 5% का डिफरेंस था। आज दोपहर के पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब तक मेरा टेकर नहीं रहा, वो सिर्फ सिर्फ 0.5% का डिफरेंस था। यानी यूथ जो ये यूथ यो है जो 30 साल के नीचे के जो वोटर हैं और जिसमें नए वोटर भी जुड़े हुए हैं, ऐसे स्थिति में 40% दोनों के तरफ वोटर आते हुए दिख रहे थे। यानी कि यूथ में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का क्रेज बना हुआ था। लेकिन ट्रेकर स्टार्ट हुआ, मैं कहा कि बजट आने के बाद किस तरीके से इनके अंदर बदलाव दिखा है वो पूरी तरह से कल तो क्लियर होगा ही, लेकिन एक छोटे सैंपल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो ये बदलाव आज के डेट में काफी परिवर्तित होते दिख रहा है। दीपक जी, नए वोटर इस बार जो है 2 लाख कुछ वोटर नए वोटर आए हैं जो जो पहली बार वोट देंगे दिल्ली के चुनाव में, और उनके अंदर भी इस तरह का बदलाव दिख रहा है तो ये बड़ा बदलाव होगा। और जो पुराने वोटर थे जो आम आदमी पार्टी के पास थे पिछले 10 सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, और वो आज के टैक्स के फ्री के बाद उनके अंदर बदलाव दिख रहा और थोड़ी सी खुशी दिख रही। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा नुकसानदेह होता था कि उसके वोटर घरों में बैठकर बात करते थे लेकिन बूथ तक नहीं आते थे। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी यदि इसी लुभावने बजट के द्वारा यदि उनको बूथ तक लेकर चली आएगी तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा आएगा। और मेरा अपना मानना है कि इस तरह का कोई बदलाव होगा तो 6 से 7% यदि भारतीय जनता पार्टी 43-44% वोट परसेंटेज यदि ला देती है तो मेरा अपना मानना है कि उसके लिए 41 और 45 के बीच में सीटें आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसके जो यंगेस्ट वोटर थे वो थे और जो महिलाएं थी, ये दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाते हुए दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में जो इनकी शैली रही, जो इनके ऊपर आक्षेप लगे हैं, शराब घोटाला का हुआ है, करप्शन के बहुत सारे चार्ज, इनके मुख्यमंत्री जेल गए और टीसी का काम काज को लेकर जनता के भीतर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया है। तो ऐसे स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला भरा हुआ चुनाव लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे मुद्दों की बात करता हूं। हमने ये समझ लिया कि कौन इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। हम सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं कि चुनाव में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी यानी बिजली, सड़क, पानी, प्रदूषण, ट्रैफिक, ये दिल्ली के लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त, और इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपको ये बातें अपने सैंपल साइज में, अपने डाटा में, आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सुनने को मिल रही है कि लोग बेसिक सुविधाओं के न होने से कुछ ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के लोग? आप यदि बस्तियों में जाए, जिसे कहा जाता है स्लम एरिया कहा जाता है, वहां पे ये मुद्दा काफी बना हुआ है। तो उनके जो सीवर लाइन है वो पूरी तरह से चौक है या है ही नहीं, तो बरसात के समय पे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने बताया कि लोगों ने इस बार पहली बार दिल्ली में बिजली कटौती की बात किया है, उन लोगों ने बढ़े हुए बिजली बिल आने की बात किया है। तो नाराजगी ये तो जो उनके स्लम एरिया है, जो कहिए बस्ती है, जो और मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं होने का या बंद होने की जो शिकायतें मिली है, ये सब चीजें तो मिला ही मिला है। हम लोग के अपने क्वेश्चनायर में पब्लिक ने अपनी जाहिर किया है कि भाई इस तरह की चीजें हैं, ये नाराजगी साफ नजर आ रही है। दूसरी बात है कि सबसे बढ़िया बात है कि जो करप्शन के चार्ज लगे हैं दीपक जी, आम लोग जब करते हैं तो पूछते हैं कि भाई मुद्दे क्या है जो चुनाव में आप वोट देने जाएंगे। तो आज के हमेशा होता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है, चाहे केंद्र की सरकार के प्रति हो या स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लिया जाए। लेकिन भ्रष्टाचार, जिस सरकार के देखिए लोग सरकार के बारे में जब भी ओपिनियन लिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी का, सड़क का, बिजली का, भ्रष्टाचार का, ये सब मुद्दे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को इफेक्ट करते हैं। उन ये मुद्दों पर यदि पोल हो रहा है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है। तो भ्रष्टाचार है वो टॉप से सेकेंड स्थान पे बना हुआ है। यानी 18-19% लोग कहते हैं
कि हमारे लिए चुनाव में जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो भ्रष्टाचार का है, मैं यानी यहीं पे आम आदमी पार्टी मनोज जी मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि अन्ना आंदोलन मैंने देखा, 2012 में आम आदमी पार्टी मैंने बनना देखा। मैंने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जो है क्रांति की बात करता है और ये वादा करता है कि मैं भारतीय राजनीति को बदल दूंगा, और उन्होंने जो स्टैंडर्ड थे हाई लाइफ के वो उन्होंने खुद सेट किए। जैसे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, जैसे मैं बंगला नहीं लूंगा, जैसे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा। ये दीगर बात है कि अभी वो ये कह रहे हैं कि मेरे से पंजाब की Z+ सिक्योरिटी क्यों हटाई गई, जबकि लीगली उनको नहीं मिल सकती है। तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि मैं बंगला नहीं लूंगा, लेकिन इतना बड़ा घर बना लिया, बताया भी नहीं। उन्होंने कहा सरकार मुझे काम नहीं करने देती है, लेकिन शराब नीति भी वो ले आए, आबकारी नीति भी ले आए, उनका घर भी बन गया। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? लोग अरविंद केजरीवाल के बदल जाने पर या उनकी राजनीति को 360 डिग्री टर्न हो जाने के बारे में आपके ओपिनियन में क्या कहते हैं? मैं यही बात आपको सामने ला रहा था कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव होने लगता है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने नेता के छवि को लेकर काफी सेंसिटिव नजर आएंगे। तो लोगों का ये बार बार इस चीज का, भाई ये शीश महल किस बात का, इन्होंने शराब घोटाले में जो एक पे एक फ्री है। आप देखिएगा कि नीतीश कुमार ने पिछली बार चुनाव को जो मोमेंटम बदला था उसमें सबसे बड़ा उनका था कि उन्होंने बिहार में शराब बंदी लेकर आया। ठीक है, आज राजस्व का नुकसान आ रहा है, काफी लोग मर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में और महिलाओं को अपने तरफ खींचने में सफल हुए थे। आज इसी तरीके से आप दिल्ली में कहेंगे कि महिलाओं में उतनी, जबकि मैं बता रहा हूं कि 60% महिलाएं आज के डेट में फ्री बस सेवा को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं, उसके बावजूद इन महिलाओं के अंदर कहीं न कहीं करप्शन को लेकर काफी हद तक अपने सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराजगी देखने को मिल रही है। तो दीपक जी, जब भी चुनाव होता और भ्रष्टाचार ऊपर में आ जाए, उसके बाद बिजली सड़क पानी आ जाए, और जो आपका स्कीम फ्री स्कीम है जिसपे आप पूरा चुनाव लड़ते थे, जिसपे आपका भरोसा था कि ये स्कीम के थ्रू हम आम आदमी को अपने साथ जोड़े रखेंगे, वो आज सबसे नीचे यानी 7वें 8वें पायदान पे लोग उस पे बात करते हैं। तो सोच लीजिए कि लोगों के दिमाग में क्या घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से अपोजिशन ने करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर लगाए, जेल गए वो, और ये सब बातें हुई, इसके बाद शीश महल का जो महल है, तो वैसे कहीं ना नीचे स्तर पे यदि कहिए बस्तियों में। दूसरी बात बता दें दीपक जी कि बस्तियों में आप जाएंगे, प्रधानमंत्री ने जो अभी वहां पे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को अस्थायी जो मकान दिया है, जो चाबी सौंपा गया है, उसका भी काफी हद तक प्रभाव दिख रहा है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने झुग्गी बस्तियों में पिछले 6-8 महीने से अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं और उस पर काम किया जा रहा है। उसका भी बदलाव इन बस्तियों में, जो ये कोर वोटर आम आदमी पार्टी को होते थे, वहां भी बदलाव होते हुए दिख रहा है। और लोगों को अब आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, उनके विचारों से जुड़ रहे हैं और आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इन बस्तियों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कमल की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो सफल नहीं हुए कुछ कार्यों को करने के लिए, उसके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। तो बदलाव तो दिख रहा है दीपक जी, इसमें दो मत नहीं है। ठीक है, मैं अभी भी ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और गिरी से गिरी हालत में उसको वो वोट बैंक मिलेगा जो 35% के आसपास है, जो उसका पक्का वोट बैंक है। अब उससे ज्यादा नीचे गिर जाए तो मैं नहीं कह सकता। मतलब चुनाव में इस तरह के चमत्कार भी होते हैं, जब बदलने आती है तो पूरे घर के बदल डाल देती है। हमने कई सारी राज्य सरकारें ऐसी देखी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को कैंपेन को, जैसे आपने बीजेपी के कैंपेन को मुझे समझाया, मैं समझना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग और आम आदमी पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट दिल्ली में बहुत अच्छा रहता है। अभी तक हमने यही देखा, चाहे 2013 हो, 15 हो, 20 हो, खासतौर पे विधानसभा चुनाव में क्या उस तरह का इलेक्शन मैनेजमेंट आम आदमी पार्टी का आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है? लोग कह रहे हैं फोन आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आम आदमी के पार्टी के वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं वोट दीजिए, बता रहे हैं बाकी चीजों के बारे में, ये बता रहे हैं कि 25,000 की बचत है। आपको ग्राउंड पे क्या फीडबैक मिलता है? किस तरह से आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है? देखिए, आप आज के डेट में सड़कों पे निकलेंगे, दिल्ली के उन जगहों पे निकलेंगे जहां पे प्रचार चल रहा है या पार्टी कार्यालय है, तो वहां पे सबसे ज्यादा उत्साहित कोई नजर आ रहा है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी सड़कों पर नजर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब तक आरएसएस जो संघ जो प्रचार करता है उसके कार्यकर्ता कभी सड़क पर नहीं दिखते हैं, तो इसलिए उस पर हम लोग डिस्कशन ना करें तो दीपक जी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिटी नहीं होती कि वो किस तरीके से प्रचार करते हैं और क्या करते हैं। वो चूंकि माउस कैंपेनिंग का है, घर घर जाकर प्रचार करना है, तो दिखता नहीं है। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पे निकल रहे हैं, दिख रहे हैं, और अपने नेता के लिए जिताने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। अब आपने कहा कि क्या इनके जो कार्यकर्ता है वो को फोन कॉल की बात आपने किया, या चुनाव के जो उनके अपने विज्ञापन है उसको इतना प्रभावी है। आज के डेट में यदि सच पूछिएगा तो पिछले 2 इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी का था उसके अपेक्षा देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी का कैंपेनिंग में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ते हुए दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात करें तो करें, लेकिन रोड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं दिख रहे हैं। रही बात की जो फोन कॉल का आने की बात कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि हम लोग का भी दिल्ली का नंबर है और हम लोगों के पास भी एक कॉल आता था कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है या इस विधानसभा में ये करें ये कर। आज के डेट में दीपक जी पूरी तरह से मैं ऑफिस के एक एक स्टाफ के बारे में ये चर्चाएं होती हैं कि हमारे फोन पे किसी प्रकार का आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी किसी का भी कॉल नहीं आया है वोट या चुनाव से संबंधित हो। तो कहीं ये कहना माने आसान है कि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में, पहले भी इस तरह के कैंपेनिंग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया था, आम आदमी पार्टी का जोर ज्यादा रहता था, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो उनका टेक्नोलॉजी था जिस पे वो काम करते थे वो पिछड़ रहे थे। लेकिन एक चीजें जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग चर्चा करते थे कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं ये कर रहे थे, तो जब सड़कों पे हम लोग बैठकर आम लोगों के बीच में बातें होती थी या जर्नलिस्टों के बीच में बातें होती थी, तो यही समझ में आता था कि इस बार आम आदमी कार्यकर्ता के रूप में उन लोगों को लाया है जिनको पैसे पे परचेज किया गया है, जिसे कहा गया है कि पेड कंपेनिंग करते हैं या पेड कार्यकर्ता, इनको पैसे दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए आप चुनाव प्रचार करें। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी के पास भरमार है और इसमें दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बेहतर जरूर है आम आदमी पार्टी का कैंपेनिंग, लेकिन पिछले 2 चुनाव से इस बार उसकी कैंपेनिंग उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। मैं तीसरी चीज की बात करूंगा, आम आदमी पार्टी का संगठन, जिसके ताकत उसके वॉलेंटियर थे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं अन्ना आंदोलन में जो अपनी बड़ी बड़ी एमएनसीज की नौकरी छोड़ के आंदोलन के साथ उड़ गए कि देश को हमको सुधारना है, भ्रष्टाचार से इसको मुक्त करनी है, नई तरह की राजनीति शुरू करनी है। और ऐसे लोगों का आने का सिलसिला आम आदमी पार्टी में लगातार चलता रहा। उसी के आधार पर यह पूरी पार्टी खड़ी हुई है, तैयार हुई है। तो आप इसका अंतर समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या पेड वॉलेंटियर के आधार पर आप नैरेटिव और परसेप्शन चेंज कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? अगर सिर्फ पेड वॉलेंटियर के आधार पर होता तो मेरे ख्याल से जो बड़े बिजनेस हाउसेस है वो भी चुनाव के अंदर उतरते, ज्यादा एम्प्लॉय रखते और उसके बाद चुनाव जीत जाते। आप कैसे देखते हैं एज एन एक्सपर्ट इसको? देखिए, जहां तक पेड वॉलेंटियर की बात है दीपक जी, तो ये सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि हमने जो बूथ कमेटी बनाया है वो कितना सही है, या जो कार्यकर्ता बूथ कमेटी के हैं वो किस तरीके से हमारे लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पेड वॉलेंटियर जो होते हैं ये कहीं न कहीं उन चीजों से जुड़े होते हैं, उन विचारों से जुड़े होते हैं जिसके बारे में न आपको पता होता है न मुझे पता होता है। तो चुनाव में यदि हमारे मैंने मेरा विचार कहीं अलग चीजों से जुड़ा हो और मैं कैंपेनिंग किसी और चीज को करने आऊंगा, तो ये निश्चित तौर पे है कि हम पैसे तो जरूर कुछ ले लेंगे, लेकिन वो प्रचार में कहीं ना कहीं कमी दिखेगी। जहां तक अन्ना आंदोलन के बाद के जिस तरीके से कुछ एनजीओ, कुछ संगठन, कुछ लोग जो जुड़े थे आम आदमी पार्टी के पास, जो पूरी तरह से नैरेटिव सेट करते थे, आज उसी नैरेटिव को सेट करने के लिए आम आदमी पार्टी ये पेड जो वर्कर के रूप में लेकर आए हैं कि ये सेट करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये पेड वर्कर जो है उस तरह से नैरेटिव नहीं सेट कर पा रहे हैं जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के बाद जिस तरीके से लोगों ने जुड़े, जो कार्यकर्ता जुटे, जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े, जो आम जनता के बीच से लोग जुड़े, आज आम आदमी पार्टी के पास में ये दूरी बना के रखे हुए हैं। वो समर्पण और वो कार्य नहीं दिख रहा जो पिछले 2 चुनाव में दिखा था आम आदमी पार्टी का। ठीक है मनोज जी, आखिरी चीज,
आज की तारीख में अगर मैं आपको अपने ट्रैकर के हिसाब से पूछूं, बजट को अगर आप ध्यान में रख लें, तो आप इस चुनाव में नंबर 1 पार्टी, नंबर 2 पार्टी, नंबर 3 पार्टी किसको मानते हैं? देखिए, नंबर 1 पार्टी तो मैं आम आदमी पार्टी को ही अभी मान रहा हूं कि वो यहाँ पे दिल्ली पे है। ये कल के बाद हम बताने की स्थिति में रहेंगे कि अभी टॉप पे कौन गया, क्योंकि बजट का बहुत सारा खामियां और अच्छाइयां आम आदमी पार्टी के पास अभी समीक्षा के, मैंने आम आदमी पार्टी सॉरी पब्लिक के पास समीक्षा के रूप में ये तैर रहा है कि हमें क्या फायदा और नुकसान हुआ है। शाम को जब उनकी चाय पे चर्चाएं होंगी घर के अंदर पे, इसके बाद उनके बहुत सारे निर्णय सामने आएंगे। दीपक जी, इतना तो जरूर है कि आम आदमी पार्टी ऊपर तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी नीचे नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर न बढ़ पाए। रही बात कांग्रेस की, यदि हम बात कर लें तो कांग्रेस को तो खोजना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे खड़ी है। तो कांग्रेस की हम लोग खोज न जारी करें, हम लोग आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की ही बात आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी कांग्रेस के ऊपर हम लोगों का ध्यान न जाए, क्योंकि न वो 10% से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, न चुनाव में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। चुनाव खुला हुआ है, सरप्राइज करेगा? 100% करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक उदाहरण है, हरियाणा एक उदाहरण है, आप महाराष्ट्र को भी उदाहरण ले सकते हैं, मध्य प्रदेश को उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खड़ा ही नहीं की, उस सरकार में जीत दर्ज की है वहां पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, अभी तो 5 बाकी है, उसके बाद 8 बाकी है। बहुत आपके ट्रैकर को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और बातचीत करेंगे। आपसे बातचीत करना हमेशा अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जानते हैं मैं आपके साथ रोज 8:30 बजे जुड़ता हूं और अपने मुद्दों का लाइव विश्लेषण करता हूं। आपने देखा मनोज जी से हमारी ये पूरी की पूरी बातचीत। हम लगातार इस बात को कह रहे थे, जिन मुद्दों को हमने कहा कि मेरा अभी भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे कठिन चुनाव है। मेरा अभी भी मानना है कि चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। मेरा अभी भी मानना है कि जो भी जीतेगा वो एक तरफा फैसला होगा। और मैंने ये कह दिया था कि जिस तरह से चुनाव घट बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मुझे भारतीय जनता पार्टी में काफी उम्मीद दिखाई देती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कह दूं कि बजट का विश्लेषण आज सुबह से मैं तमाम चैनल्स पे कर रहा था, लोगों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। कई सारे मिडिल क्लास के लोग, मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा था। मुझे लगता है कि ये बजट जो है आम आदमी पार्टी के जो साम्राज्य है दिल्ली के अंदर, उनकी जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसको हटाने की दिशा में एक आखिरी कील साबित हो सकती है।